हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं हमारे आर्ट एंड कल्चर के भाग 2, जिसमें हम पहले भाग में डिस्कस कर चुके हैं कि आदि मानव की जो कला की जो प्रवृत्ति रही है वो किस प्रकार की रही है। और उसमें हमने पढ़ लिया था कि इसकी जो प्रवृत्तियां रही है मुख्यतः खाना बदोश प्रवृत्ति रही है, और इसके जो सेल चित्र हैं उसके बारे में भी हमने देख लिया था कि इनकी जो मुख्यतः विषय कौन कौन से रहे हैं। तो आज हम हमारा इसका जो नेक्स्ट बचा हुआ भाग है वो देखेंगे कि इसको 3 काल में बांटकर हमने देखा है। पहला जो काल है वो है अपर पीलियोलिथिक पीरियड, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह की यहाँ पर सेल चित्रकारी की जाती थी। दूसरा है मीजोलिथिक पीरियड, और तीसरा जो काल है वो है हमारा, यहाँ पे 2 ही काल बताए गए हैं क्या? यहाँ पर मुख्यतः 2 कालों के बारे में ही हमें यहाँ पर डेप्थ में देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तीसरा है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल के बारे में इसमें यहाँ पर डिटेल से नहीं है, तो वो किसी हम और लेक्चर में देख लेंगे। इस एनसीईआरटी में जितना है वो हम वो कवर कर लेते हैं एक बार। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है उत्तर पाषाण युग के चित्र जो है वो उत्तर पाषाण काल के जो चित्र रहे हैं, अपर पेलियोलिथिक पीरियड के जो चित्र रहे हैं, उसमें किस तरह के रंगों का प्रयोग किया गया है। इसमें हरे और गहरे गहरे लाल रंग के रंगों का उपयोग किया गया है। और इनमें से जो कुछ है वो छड़ी जैसे पतले मानव क्या करते हैं, मतलब मानव जो है वो एक छड़ी जैसा पतला दिखाया गया है। लेकिन अधिकांश जो चित्र हैं वो बड़े जानवरों जैसे कि भैंसे, हाथी, घोड़ों, बाघों, गेंडों, सुअरों के बनाए गए हैं। तो हमें पहली चीज यहाँ पर नोट लिख लेनी है, उत्तर पाषाण काल में हेडिंग लगा के लिख लेना है अपर पेलियोलिथिक में, कि यहाँ पर जो डायग्राम है, जो चित्र हैं वो किस तरह के बनाए गए हैं। ये पॉइंट लिख लेना है कि उत्तर पाषाण काल की जो चित्र हैं वो मुख्यतः हरी और गहरे लाल रंग की रेखाओं से बनाए गए हैं। और इसमें जो मुख्य विषय रहे हैं, जैसा कि मैं लिखवा रही हूँ वैसी लाइन आपको लिखनी है, और इसके जो मुख्य विषय रहे हैं वो बड़े बड़े जानवरों जैसे कि भैंसे, हाथी, बाघ, गेंडे और सूरों के है, तथा इसमें मानव को एक पतली छड़ के रूप में दिखाया गया है। यहाँ तक हमें इसमें लिख लेना है। नेक्स्ट है कुछ चित्र धवन चित्र, वास पेंटिंग, मतलब जो समय के साथ धुल गए हैं, लेकिन अधिकांश चित्र जो है ये ज्यामितीय आकृतियों में अभी भी हमें उभरे हुए देखने को मिलते हैं। ऐसे चित्रों का शिकारियों से कोई संबंध नहीं दिखाया गया है। जिसमें जो चित्र है वो है हरे रंग से बनाई गई है नर्तकियां, और लाल रंग से शिकारियों के चित्र बनाए गए। तो हमें नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना है कि उत्तर पौरा पाषाण काल में जो चित्र बनाए गए हैं ये मुख्यतः ज्यामितीय आकृतियों से भरे हुए हैं, तथा ये चित्र मुख्यतः शिकारियों से कोई संबंध नहीं दर्शाते हैं, तथा इसमें हरे रंग से नर्तकियों के और लाल रंग से शिकारियों के चित्र बनाए गए हैं। तो ये पॉइंट हमें यहाँ से लिख लेना है। इतने पॉइंट हमें इस उत्तर पूरा पाषाण की आर्ट एंड कल्चर में लिखना है। अब देखना है मीजोलिथ काल का जो आर्ट एंड कल्चर है वो किस तरह का है। तो दूसरी हेडिंग लिखनी है हमें मीजोलिथ काल। दूसरी काल अवधि यानी मध्य पाषाण युग के चित्रों की संख्या सबसे अधिक है। पहला पॉइंट लिखना है कि इस काल के चित्रों की संख्या सर्वाधिक पाई गई है। इस अवधि के दौरान विषयों की संख्या कई गुना बढ़ गई, मगर चित्रों का आकार छोटा होता गया और शिकारी जो है दृश्यों को प्रमुखता मिल गई, शिकारी दृश्यों को प्रमुखता दी गई। तो इसमें हमें पहला पॉइंट ऐसे लिखना है कि मध्य पाषाण काल के समय में चित्रों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिलती है, तथा इस समय के दौरान जो चित्रकारी के विषय रहे हैं वो कई गुना बढ़ गए हैं, लेकिन इन चित्रों का जो साइज है वो छोटा होता गया है, तथा इसमें जो मुख्यतः चित्र बनाए गए हैं ये शिकारी के चित्र बनाए गए हैं। यहाँ तक ऐसा पॉइंट लिख लेना है। शिकार के दृश्यों में लोगों को समूह बनाकर कांटेदार भाले, नोकदार डंडे, तीर, कमान लेकर जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया है। यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना है कि इसमें शिकार के जो दृश्य बनाए गए हैं ये लोगों का समूह बनाकर कांटेदार भाले, नोकदार डंडे, यहाँ तक ऐसा लिख लेना है। ये पूरी की पूरी लाइन हमें एजीटीज लिख लेनी है। कुछ चित्रों में आदिमानव को जाल, फंदे लेकर या गड्ढे आदि खोदकर जानवरों को पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट से हमें लिखना है कि कुछ जो चित्र यहाँ पर मिले हैं, यहाँ पर जो आदिमानव है ये फंदा लेकर या गड्ढे में कूदते हुए दिखाया गया है, खोदते हुए दिखाया गया है, मतलब कोई गड्ढा खोद रहा है, इस तरह की आकृति बनाई गई है, और शिकार को पकड़ते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट है शिकारियों को साधारण कपड़े और गहने पहने हुए दिखाया गया। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पे लिखी गई है कि ये जो शिकारी थे ये कपड़े पहनते थे और गहने भी पहनते थे। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेना है कि इस समय के जो शिकारियों के चित्र बनाए गए हैं उनको साधारण कपड़े और गहने पहने हुए दिखाया गया है। मतलब इस समय के जो लोग रहते हैं, शिकार करने वाला जो आदिमानव है वो कपड़े भी पहनने लग गया था और गहने भी पहनने लग गया था। कुछ चित्रों में मनुष्य को सुंदर कपड़ों से सजा हुआ और कुछ में मुखौटे पहने हुए भी दिखाया गया है। तो इससे ये पता लग गया है कि जो मध्य पाषाण काल में जो आते आते लोगों ने कपड़े का अच्छे से सुंदर ढंग से पहनना शुरू कर दिया था, तथा मुखौटे का यूज भी करना शुरू कर दिया था। कुछ चित्रों में हाथी, जंगली सांड, बाघ, शेर, सुअर, भारतसिंगा, हिरण, तेंदुआ, चित्ता, गेंडा, मछली, मेंढक, छिपकली, गिलहरी जैसे बड़े जानवरों और पक्षियों को भी चित्रित किया गया है। मतलब यहाँ पर जो ज्यादातर चित्र बनाए गए हैं वो तो जानवरों पर ही बनाए गए हैं, और इसमें जो जानवर है वो आपको याद रखने हैं कि किन जानवरों पर ज्यादा चित्र बनाए गए हैं। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल के जो कलाकार रहे हैं, मध्य पाषाण काल के जो कलाकार हैं ये जानवरों को चित्रित करना ज्यादा पसंद करते थे, और कुछ जानवरों में मनुष्य को पीछा करते हुए भी दिखाया है। कुछ चित्र ऐसे हैं जिनमें
मानव जो है वो जानवरों का पीछा करते हुए दिखाया गया है, और कुछ चित्र मनुष्य द्वारा जानवरों का पीछा करके शिकार करते हुए भी दिखाया गया है, और कुछ में इंसान जो है उसका शिकार करते हुए भी दिखाया गया है। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि जो मध्यकालीन जो पाषाण काल रहा है, मध्य पाषाण काल रहा है, उसमें जो मानव रहा है वो शिकारी रहा है, और जानवरों का पीछा करते हुए इसके चित्र बनाए गए हैं। कुछ जानवरों के जो चित्र हैं इसमें विशेष रूप से शिकार के दृश्य है, मनुष्यों को जानवरों से डरते हुए भी दिखाया गया है। इसमें मनुष्य वो जानवरों से डर भी रहा है, ऐसा नहीं है कि वो जानवरों का शिकार ही कर रहा है, वो ऐसे भयानक जो जानवर रहे उनसे डरते हुए भी दिखाया गया है, भयभीत रूप में भी। लेकिन बहुत से चित्रों में मनुष्यों को जानवरों के प्रति प्यार और सौहार्द का भाव प्रदर्शित करते हुए दिखाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक नेचर के साथ रिलेशन देखने को मिलता है। जो मानव है, मानव और जंतु का जो संबंध है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, प्यार भरा संबंध यहाँ पर मतलब चित्र के रूप में दिखाया गया है। कुछ ऐसे भी चित्र हैं जिनमें प्रमुख रूप से जानवर ही उकेरे गए हैं, कुछ ऐसे चित्र जो सिर्फ जानवरों के ही हैं। यद्यपि जानवरों को प्राकृतिक अवस्था में ही दिखाया गया है, जैसे कि वो एजिटीज होते हैं, मगर मनुष्य जो है इसको सज धज के दिखाया गया है। और स्त्रियों को निर्वस्त्र और सवस्त्र दोनों ही दिखाए, मतलब स्त्रियों के जो चित्र बनाए गए हैं वो वस्त्रों से भी हैं और निवस्त्र भी बनाए गए हैं। और इन चित्रों में बूढ़े जवान सभी को समान रूप से स्थान दिया गया है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो हम जनरेशन गैप है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। इसमें बूढ़े जवान बच्चे सभी को बराबर रूप से दिखाया गया है। इसमें बच्चों को दौड़ते भागते उछलते कूदते खेलते हुए दिखाया गया। देखिए उस समय का मानव कितना समझदार था, वो किसी के पास किसी के साथ ना पक्षपात नहीं करता था कि भाई हमारे चित्र हैं तो हम ही बनाएंगे, हम जवान हैं तो हमारे ही बनाएंगे, नहीं, उसने बच्चों को भी उतना महत्व दिया है, जवानों को भी और बूढ़ों को भी उतना ही महत्व दिया है। साथ ही अपनी संस्कृति के बारे में जो उनके नृत्य रहे हैं, जो उनके सांस्कृतिक रीति रिवाज रहे हैं आदिकाल के, आदि मानव के जो रीति रिवाज हैं उसको भी चित्रों के रूप में बनाया है। परंतु ऐसे भी चित्र हैं जिनमें लोगों को पेड़ों से फल या शहद इकट्ठा करते हुए, स्त्रियों को अनाज पीसते हुए और खाना बनाते हुए दिखाया गया। देखिए जो मीजोलिथ काल आया है इसमें इंसान कितना डेवलप हो गया है। इसमें इसने ऐसी ऐसी चित्रकारी करना शुरू कर दी है जिसमें जो इंसान है वो फल तोड़ रहा है, शहद इकट्ठा कर रहा है, और स्त्रियां हैं जो अनाज बीन रही हैं। ये देखिए जंगली जानवरों का यहाँ पे जो भीमबेटका है शिकार करते हुए यहाँ पे दिखाया गया है। गौर से देखेंगे तो यहाँ पर हमें शिकारी का दृश्य देखने को मिलता है। कुछ सेल चित्रों में मनुष्यों, स्त्रियों और बच्चों को एक साथ दिखाया गया है। कुछ सेल चित्र ऐसे, कुछ चित्र ऐसे हैं जिनमें तीनों चीजें एक साथ देखने को मिलती है, मानव भी है, स्त्री भी है और बच्चे भी हैं, मतलब पुरुष भी है, मानव में तो दोनों ही आ जाते हैं। मानव वे एक ही परिवार के सदस्यों, मतलब फैमिली फोटो भी बनाई गई इनके द्वारा। अनेक सेलास्त्रों में हम हाथ और मुट्ठी की छाप पाते हैं, और तो कुछ जगहों पर अंगुली के सिरों से बने निशान भी हमें देखने को मिलते हैं। भीमबेटका के जो कलाकार हैं अनेक रंगों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट से लिख लेना है कि भीमबेटका के कलाकार अनेक रंगों का प्रयोग करते थे, जिसमें काला, पीला, भूरा, बैंगनी, हरा, सफेद मुख्यतः कलर रहे हैं। लेकिन सफेद और लाल रंग दादा इनके फेवरेट रहे हैं। इन्होंने जो वो भी फोटो बनाई है यहाँ पर पत्थरों पर, उसमें से लाल और सफेद रंग की सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ये रंग जो थे, ये रंजक द्रव्य कहाँ से इकट्ठा करते थे, कैसे बनाते थे, ये कलर कैसे बनाते थे? तो ये जो कलर है ये विभिन्न चट्टानों और खनिजों को कूट पीस कर तैयार करते थे। मतलब कोई मान लीजिए आज हम ईंट देखते हैं वो रेड कलर की है, तो इस तरह से हम क्या है उस जो ईंट है उसको घिस लेते हैं, और जो भी कलरफुल पत्थर होता है उसको घिस लेते हैं और उसको पानी में मिलाकर इस तरह के कलर बना लिया करते थे। जैसे कि हिरमच होती है, जिसे गेरू भी कहा जाता है, आज हम हिरमच यूज करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर तो जो भी गुगा जी बनाया जाता है, और भी जैसे भी जो भी हमारे लोक त्योहार रहते हैं वहां पर हिरमच का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह के डायग्राम भी वहां पर हम देखने को मिलते हैं। तो हरा रंग जो है कलेसडोनी, कलेसडोनी ये क्या है, एक पत्थर है, इसको पीसकर तैयार किया जाता था। हरा रंग का पत्थर होता था कलेसडोनी, इस पत्थर को पीसकर हरा रंग कर लेते थे। सफेद रंग जो है ये चूना पत्थर से बना लिया करते। देखिए कहाँ कहाँ से इन्होंने जुगाड़ बिठाया है। जो सफेद रंग है वो चूने से मिल जाता था, हरा रंग है वो केलेसडोनी पत्थर से मिल जाता था, और जो लाल रंग है वो गेरुआ जो पत्थर होता था उससे तैयार कर लेते थे। लाल रंग का हिरमच बना लिया करते थे। रंग बनाने के लिए पहले खनिज की चट्टान के टुकड़ों को कूट पीस लिया करते थे, उसका पाउडर बना लिया करते थे महीन, फिर उसको पानी में घोल लिया करते थे। फिर उसको क्या क्या करते थे, फिर उसमें पानी या गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ जैसे कि जानवरों की चर्बी है, पेड़ों से निकला हुआ गोंद है या राल है वो मिला लिया करते थे। इस प्रकार वो अपना कलर वेरिएंट तैयार कर लिया करते थे, और तैयार होने के बाद उससे पेड़ों की जो पतली रेशेदार टहनियां हैं इससे ब्रुश बना लिया करते थे। जिस तरह से हम नीम की जो दातुन है तोड़ लेते हैं उसको वो ब्रश के रूप में यूज किया करते थे और उससे चित्र बनाया करते थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि हजारों साल पहले बनाए गए इन चित्रों के रंग जो है हवा पानी की मार झेलने के बाद भी आज भी बरकरार है। देखिए कितने दिमाग वाले लोग थे कि उस समय जो उन्होंने हजारों साल पहले जो चित्र बनाए थे, कितने ही सालों में जो हमारी क्लाइमेट चेंज के कारण पत्थर हैं, उन्होंने बारिश के थपेड़े भी झेले हैं और हवा पानी की मार भी झेली है, लेकिन वो चित्र हैं वो टस से मस नहीं हुए, वैसे के वैसे ही हमें देखने को मिलते हैं। तो ये समझा जाता है कि ये रंग अब तक इसलिए खराब नहीं हुए क्योंकि चट्टानों की सतह पर जो ऑक्साइड मौजूद थे उनके साथ इन रंगों की रासायनिक प्रक्रिया के कारण इन्हें स्थायित्व मिला है। मतलब इनकी सतह पर क्या था, ऑक्साइड मौजूद था जो कि इनको वायु के साथ खराब होने से बचा रहा था। नेक्स्ट है, ये कलाकार जो है अपने सेल चित्रों की सतहों, दीवारों और भीतरी छतों पर भी चित्र बनाते थे, और ऐसी गुफाओं और शेल्टर में ये चित्र हमें देखने को मिलते हैं जहां पर ये लोग रहते थे। मतलब जहां पे ये लोग रहते थे वहीं पर ये चित्र बना लिया करते थे। लेकिन कुछ ऐसी चित्र भी हैं, ऐसी जगह भी है जहां पे ये कभी कभी रहते होंगे या कभी गए भी नहीं होंगे,
ऐसे स्थानों पर भी इन्होंने चित्र बनाए हैं। संभवतः इस स्थान का कोई धार्मिक महत्व रहा होगा, जहां पर ये कभी कभार जाते होंगे, वहां पर भी ये चित्र बना रखे हैं। शैलाश्रयों में जो शेल्टर में चित्र बनाए गए हैं, ये बहुत ही सुंदर और ऊंचे स्थान पर, मतलब छत पर बनाए गए हैं। ये जितनी भी गुफाएं रही हैं, इनकी छत पर चित्र बनाए गए हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या आदि काल का जो मानव रहा है, चट्टानों में ऐसी असुविधाजनक जो स्थान है, इसी पर चित्र क्यों बनाए, मतलब ऐसी जगह पर इसने चित्र क्यों बनाए? सवाल तो उठना लाजमी है कि ये जो आदि मानव रहा है, इसने गुफाओं में चित्र क्यों बनाए? भाई ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अगला रहता था तो वहीं पे चित्र बनाएगा। अब यहाँ पे कोई उसके लिए 3 मंजिला मकान तो था नहीं कि वहां पर पेंटिंग करने लग गया। जहां पर बेचारा रहता था वहीं पर इसने चित्रकारी शुरू कर दी। शायद ये चित्र बहुत दूर से लोगों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए ऊंचाई पर बनाए गए थे। ऊंचाई पर ये इसलिए बनाए क्योंकि ये सोचते थे कि अगर कोई बाहर से जो व्यक्ति आएगा, यदि उससे दूर से जो दूरी पर जो ऊंचाई पर जो चित्र बने हुए हैं वो दिखेगा, तो वो हमारी ओर आकर्षित होगा, हमारे घर के अंदर आने का इच्छुक होगा। ये चित्र हालांकि बहुत पुराने जमाने के हैं, पर इनमें चित्रात्मक गुण और विशेषताओं की कोई कमी नहीं है। बहुत ही ज्यादा आज भी हमें ऐसा लगता है जैसे आज ही बनाए गए, लेकिन ये बहुत ही हजारों वर्ष पहले के हैं। कार्य करने की जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, औजार हैं, सामग्रियां आदि हैं, इनकी कमी थी। इनके पास कोई टूल नहीं था कि ये चित्रकारी कर ले, ना इनके पास कोई ऐसी सिचुएशन थी, अनुकूल परिस्थितियां थी। परिस्थितियां भी प्रतिकूल थी, लेकिन उन्हें परिस्थितियों का सामना करते हुए टूल की कमी को अपनी कमी ना बनाते हुए अपनी मजबूती बनाया, और जो भी इनको प्रकृति से उपलब्ध होता था उन्हीं के द्वारा इन्होंने अपने शौक को पूरा किया है। तत्कालीन पर्यावरण के सामान दृश्याकर्षक रूप में प्रस्तुत किए हैं। इसकी जो भाषा है वो बहुत ही ज्यादा कठिन है, तो हमें अपनी आम भाषा में इसको लिखना है। जो मेन पॉइंट है वो हमें लिख लें, तथा इसकी जो परिभाषा भाषा रहेगी वो हमें अपनी भाषा में यूज करनी है। नेक्स्ट है, पशुओं को तो वास्तविकता से भी ज्यादा तगड़ा और रोबदार दिखाएगा। जो पशुओं के जो चित्र बनाए गए वो तो बहुत ही ऐसे लगते हैं जैसे कि हूबहू पशु खड़े हैं हमारे सामने। ऐसा लगता है कि आदिकाल का जो मानव रहा है, कलाकार रहा है, कहने सुनने में बहुत ही गहरी रुचि रखता था, मतलब ये कहानियां सुना करता था। इन चित्रों में बड़े ही नाटकीय रूप से मनुष्य और जानवरों को स्वयं को जीवित रखने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाया गया है। मतलब ये जो चित्र बनाए गए हैं, ये चित्र ऐसे दिखाए गए हैं जिसमें जो मानव है और जो पशु है वो अपने आप को जीवित रखने के लिए प्रयास कर रहा है प्रतिकूल परिस्थितियों में, मतलब संघर्ष करते हुए दिखाया गया है। एक दृश्य में कुछ लोगों को शिकार करते हुए दिखाया गया है, और इस प्रक्रिया के दौरान जो कुछ लोग हैं घायल होकर इधर उधर पड़े, मतलब शिकार करते हुए दिखाया गया है, जंगली सांड का शिकार करते हुए। और जब जंगली सांड का शिकार कर रहे थे तो जो ग्रुप में जितने भी लोग थे, किसी को तो सांड ने टक्कर मार दी और किसी एक दो ने उस सांड का शिकार किया है। तो जो घायल लोग है वो इधर उधर पड़े हुए चित्र में दिखाए गए हैं। और अन्य दृश्य है वो जानवरों की मौत की पीड़ा से तड़पते हुए भी, और अन्य दृश्य में एक जानवर को मौत की पीड़ा से तड़पते हुए भी दिखाया गया है, मतलब एक जानवर है जो कि मौत के लिए तड़प रहा है, ऐसा भी चित्र बनाया गया है। और शिकारियों को खुशी से उसके चारों ओर नाचते हुए भी दिखाया गया, मतलब जब शिकारियों ने जानवर का शिकार कर लिया तो वो जानवर जो दर्द से तड़प रहा है, तो इसमें जो सभी लोग हैं शिकारी, वो ग्रुप में इसके आसपास चारों ओर झुंड बनाकर नाच करते हुए भी दिखाए गए हैं खुशी के मारे। ऐसे चित्रों से ये लगता है कि मनुष्यों में जानवरों पर अधिकार रखने का भाव पैदा हो गया था, मतलब ऐसा जो है कि रोब पैदा हो गया कि ये जानवर हमारा है, ये शिकार हमारा है। जहां अकेले जानवरों के चित्र बनाए गए हैं उसमें आदिकालीन कलाकार की उत्कृष्ट चित्रकला दृष्टिगोचर होती है। ऐसे चित्रों में रंग, सामंजस्य और समानुपात दोनों का ही हमें मिश्रण देखने को मिलता है। ये लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा क्लिष्ट है इसकी, तो ये पॉइंट हमें काट देना है। नेक्स्ट है, एक दिलचस्प बात यह है कि सेल कला के अनेक स्थान जो है उस पर पुराने चित्र हमें देखने को मिलते हैं। भीमबेटका में कुछ स्थानों पर चित्रों की 20% तक है, यहाँ से पॉइंट लिख लेना है कि भीमबेटका में कुछ स्थानों पर चित्रों की 20% तक हमें देखने को दिखाई देती है, जिसमें जो चित्र बनाए गए हैं एक के ऊपर एक बनाए गए, मतलब एक के ऊपर एक, इसके ऊपर बार बार में एक के ऊपर एक बनाए गए, मतलब इसके चित्र के ऊपर हमें लगभग 20% दिखाई देती है। अब प्रश्न यहाँ पे उठता है कि क्या कलाकार एक ही स्थान पर बनाने को क्या मजबूरी रही होगी इनकी, क्यों बनाया इन्होंने एक ही जगह पे? इसका कारण ये हो सकता है कि जब किसी कलाकार को अपनी रचना पसंद नहीं आती थी तो उसके पास रबड़ तो था नहीं, मिटाने के लिए भी कुछ नहीं था, और रंग इतने गहरे थे कि वो मिटता भी नहीं था और पत्थर पे बनाए गए थे, तो इस कारण वो उस पर ही अपनी दूसरी पेंटिंग कर दिया करता था। दूसरा एक आइडिया ये भी लगाया गया है कि वे जो चित्र और बनाए गए हैं ये पवित्र और विशिष्ट स्थानों पर बनाए गए हैं, तथा उन पर जो कलाकार है बार बार चित्र बना दिया करते थे। ये धार्मिक स्थल हुआ करते थे जहां पर लोग बार बार में आकर क्या है चित्र बना दिया। जैसे कि हम कहीं पर आज, मैं कहीं पर अगर धार्मिक स्थल पर जाते हैं, जैसे कि मंदिरों में अगर जाते हैं, तो वहां पर यदि कोई स्वास्तिक है एक जगह यदि बना दिया गया है तो दूसरा आकर भी उसके ऊपर बना देता है। तो इसी तरह के जो चित्र हैं यहाँ पर भी हमें देखने को मिलते हैं। हो सकता है कि वो कोई धार्मिक स्थल हुआ कि एक बंदे ने आया यहाँ पर बना दिया, दूसरे ने भी उसी को फॉलो किया और उसके ऊपर ही टेक दिया। साथ ही ये भी हो सकता है कि ये जो चित्र बनाए गए अलग अलग पीढ़ियों के लोगों ने अलग अलग समय में बनाई होंगी और एक ही जगह पे बनाए हैं, जिस कारण इसकी अलग अलग प्रति हमें देखने को मिलती है। इन प्राक ऐतिहासिक चित्रों से हमें तत्कालीन मनुष्यों, उनकी जीवन शैली, उनके खान पान, उनकी आदतों, उनकी जो भी डेली रूटीन की जो गतिविधियां रही हैं, यहाँ तक उनके मन मस्तिष्क चिंतन को समझने में सहायता मिलती है। तो कोई हमसे पूछे कि जो प्राग ऐतिहासिक चित्र है ये हमें क्या बताते हैं, तो हम यहाँ से उनका जवाब दे देंगे कि ये जो प्राग ऐतिहासिक चित्र रहे हैं इससे हमें उस समय के तात्कालिक मनुष्य, उनकी जीवन शैली, उनके खान पान, उनकी आदतें, उनकी मन मस्तिष्क और चिंतन शैली के बारे में जानने में सहायता मिलती है। तथा साथ ही जो प्राग ऐतिहासिक काल के जो अवशेष हैं, विशेष रूप से अनेक प्रकार के पत्थर के हथियार हैं, औजार हैं, मिट्टी के खिलौने हैं, हड्डियां हैं,
हड्डियों के टुकड़े हैं, ये मानव सभ्यता के विकास के महान साक्ष्य हैं। तथापि उन सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि ये सेल चित्र हैं जो आदिकालीन मानव हमें हमारी अमूल्य धरोहर के रूप में हमें छोड़कर गए हैं। मतलब जितने भी हमें सेल चित्र देखने को मिलते हैं, ये एक हमारी अमूल्य धरोहर है। ये हमें बताते हैं कि आदिकाल का जो मानव रहा है उसका रहन सहन कैसा था, उसकी सोच कैसी थी, उसकी प्रवृत्ति कैसी थी। तो इन सब के बारे में अगर मान लीजिए कि ये चित्र नहीं होते तो हमें किस तरह आइडिया होता कि हमारा आदिकाल का जो मानव रहा, हमारा पूर्वज रहा है, वो किस तरह का रहा है। क्या उसे आइडिया था या मतलब वो ऐसे पागल की तरह घूमता रहता था। तो इस चीज को पढ़ के हमें पता लग गया कि उस समय का जो मानव रहा है वो बहुत ही ज्यादा, एक तरह से हम कह सकते हैं कि बुद्धिमान रहा है। उसे हर चीज की नॉलेज थी, किस तरह रंगों का प्रयोग करना है, किस तरह से जानवरों का शिकार करना है, और अपनी संस्कृति के बारे में किस तरह हमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को बताना। तभी तो उन्होंने इस तरह के प्रयास किए हैं, इस तरह के चित्र बनाए हैं, वरना क्यों करते बेचारे। तो आज हमने देखा कि हमारे जो प्राग ऐतिहासिक काल की जो आर्ट एंड कल्चर रही है, उसकी प्रवृत्ति कैसी रही है, उसकी प्रकृति कैसी रही है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।